सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अब देखो नीट 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है और पेपर बहुत ही इजी आया था। और बायो बहुत ही इजी आई थी। टोटली एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए थे। मोस्टली क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से आए थे और पेपर इजी आया था प्रीवियस ईयर के मुताबिक। तो देखो यार, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं और चीज़ें पूछी जाती हैं छोटी छोटी, हम उन छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और कहते हैं ना, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी बातें होती हैं और बड़े बड़े पेपरों में भी छोटी बातें ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होंगी उतना ज़्यादा तुम्हें सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों जिनका स्कोर 500 से 600, 500 से 550, मतलब 500 से 550 के बीच में है, उनकी सिली मिस्टेक्स हुई हैं। उनका कहीं पे उन्होंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, या कहीं मैच दी फॉलोइंग में उनकी गड़बड़ी हो गई, या उन्होंने कहीं पे वैल्यू रीड नहीं करी, यूनिट रीड नहीं करी। तो उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए करनी होती है प्रैक्टिस। मैंने एक अवॉइड सिली मिस्टेक वीडियो बनाया था, नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वो देखना। जो भी नीट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनका टेलीग्राम चैनल अलग है, ग्रुप अलग है, वो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे है। और जो भी नीट 2020 एस्पिरेंट्स जिनका पेपर अच्छा हुआ है या वो काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं, तो वो काउंसलिंग अपडेट्स से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर। उन्हें जाके देखो, वहाँ पे डेली टारगेट्स आते हैं, सॉल्व करो। एक एस्पिरेंट है, वो डेली टारगेट्स अपने बना के मुझे देता था, उसका स्कोर 628 आया है। अभी उसका कैलकुलेट हुआ है 628। आगे देखो उसे कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द चैप्टर 1। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी क्या होती है। देखो, बायोलॉजी मीन्स, बायो मीन्स लाइफ एंड द लॉजी मीन्स अकाउंट, विच द सब्जेक्ट विच गिव्स यू द अकाउंट ऑफ लाइफ, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि if we want to study about the molecular basis, the DNA, the genetics, the genetic constitution, then we have to study the molecular basis of inheritance and the principle of inheritance. Okay, if we want to study about the microbes, if we want to study about the proteins, recombination DNA technology, then we have to study the biotech. If we want to study about the ecosystem, the beauty of the nature, the mountains, oceans, wildlife diversity, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, देन वी हैव टू स्टडी इकोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो हमें लाइफ फॉर्म्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू लर्न अबाउट द प्लांट, their morphological features, their anatomy, their functional organization, then we have to study the anatomy and the morphology of flowering plants. If we want to study the continuity of species from generation to generation, then we have to study the reproduction. If we want to study about the various metabolic function of our body, then we have to study about the human physiology. ठीक है, तो बायोलॉजी हमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स और डिफरेंट लिविंग प्रोसेस के बारे में बताता है। अब बात करेंगे एनसीईआरटी से। तो पहली स्टेटमेंट ये है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। ओके, the living world comprises an amazing diversity of living organisms. Every man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. Early man divided some of the inanimate matter and some among the animals and plants. ठीक है, तो इसमें लाइफ देखो क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ भी हमें पढ़ना होता है, जैसे इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स की लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, ये अर्नेस्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट थे और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन से थे। तो अर्नेस्ट मेयर वॉज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कुछ बच्चे होते हैं वो साइंटिस्ट का जो बायोडाटा होता है वो छोड़ देते हैं और समरी छोड़ देते हैं चैप्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से हो गया कि अर्नेस्ट मेयर जो थे वो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहलाते हैं। उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे और उन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस ज्वाइन किया था 1953 में, एंड अलेक्जेंडर गेज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस 1975। और यहाँ से तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी जाती है, कब ख़त्म हुए ये भी नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन थे, वो अर्नेस्ट मेयर थे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं चैप्टर। सो देखो, व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है?
तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट देखो, द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, that growth, reproduction and the ability to sense environment mount a suitable response come to our mind immediately is unique feature of living organism। देखो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो हमारी ग्रोथ हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारी ग्रोथ होगी, ग्रोथ हो रही है, हमारे अंदर कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन की कि हम ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं। वी कैन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हमारे पास कैपेबिलिटी है टू सेंस द एनवायरनमेंट। अगर कोई तुम्हारे पिन प्रिक करता है तो तुम अपना हाथ पीछे हटा लोगे, मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे यूनिक फीचर्स होते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अगर तुम पत्थर को सुई चुभोगे जाके तो पत्थर पीछे नहीं हटेगा, मतलब उसके पास एबिलिटी नहीं है टू सेंस द एनवायरनमेंट, ठीक है। पत्थर की ग्रोथ नहीं होती है, एक पत्थर है वो आप उसे 5 साल बाद देखो वो उतनी ही साइज का रहेगा, उसके पास रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन मास एंड द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एमसीक्यू में पूछा जाता है व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, डिफरेंट टाइप सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ जो होती है वो लाइफ टाइम तक होती है, वो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, लेकिन एनिमल्स में कुछ सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, हमें भी कुछ सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, फिर डेवलपमेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है। अब इन विट्रो कल्चर्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो इन विट्रो कल्चर्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एंड इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये वाली लाइन जो है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है तुमको। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन द बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। देखो इसका मतलब ये है, कोई मान लो एक पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है, जैसे तुम बचपन में मिट्टी लेते हो तो मिट्टी से तुम बनाने कोशिश करते हो पहाड़ बनाने की, तो उसमें और मिट्टी तुम ऐड करते रहते हो, तो उसका मास बढ़ता रहता है, ठीक है। अंदर से ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे उसमें लिखता है कि माउंटेन बोल्डर्स एंड द सैंड माउंट्स डू ग्रो। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस, और सरफेस में मटेरियल आता रहता है, मिट्टी आती रहती है, मिट्टी आती रहती है, तो मिट्टी आती रहती है तो मिट्टी का जो सैंड ड्यून्स होता है वो बड़ा होता चला जाता है, या पहाड़ पे पत्थर आते रहते हैं, ऊपर से आते रहते हैं, ग्रोथ प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है, तो उनका मास बढ़ता रहता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है उनके सरफेस पे, इसलिए वो ग्रो करते हैं। इसका मतलब ये है। एंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। हमारे में ग्रोथ क्या है? ग्रोथ अंदर से है। हमारी जो बोन्स हैं, एपिफाइशियल प्लेट हैं, उनका एक पर्टिकुलर एज पे क्लोजर हो जाता है तो बोन्स का एलोंगेशन होता है। हमारे सेल्स में कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी में, उससे ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट्स, दे आर नोन एज क्लोन्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, क्लीवेज होते हैं, फिर तुम्हारे पास बनता है एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से बनता है फीटस, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? यहाँ से फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। बडिंग पूछा जाता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। और प्लेनेरिया से क्वेश्चन आता है, प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व द ट्रू रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है, मान लो ये प्लेनेरिया है, मान लिया तुमने ये कोई प्लेनेरिया है, अब इसका एक टुकड़ा हो गया, टुकड़े हो गए तो यहाँ पे इसके ये दो टुकड़े बन जाएंगे, तो ये दोनों टुकड़े ग्रो करेंगे आगे को।
तो प्लेनेरिया पोसेस द हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, ये होता है। एक और इम्पॉर्टेंट है, द फंगाई, द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस द हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। आंसर प्लेनेरिया। प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग easily multiply by fragmentation, fungi, filamentous algae and the protonema of mosses। ठीक, अब ये लाइन देखो, इसमें है कि there are many organisms which do not reproduce, mules, sterile, worker bees, infertile human couples। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन कैपेबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल म्यूल्स जो होते हैं वो खच्चर जिसे हम कहते हैं। स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, जो बीज होती हैं वो भी बहुत तरीके की होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, वर्कर बीज होती हैं, क्वीन होती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स का मतलब होता है जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके जो गैमीट्स होते हैं या तो वो बनना बंद हो जाते हैं या ये दे डू नॉट प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फीटस टू डेवलप। ठीक है, तो वो होते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। 12th क्लास में एक चैप्टर है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज करके टॉपिक है, उसमें तुम पढ़ोगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल्स से बने हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, और हमारे में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है इतना बड़ा, उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जो हमारे अंदर हो रहे हैं, जिनमें कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों पाथवे हैं। कैटाबॉलिक वो होता है जिसमें कोई चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिक वो चीज़ होती है जिसमें कोई चीज़ फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना। अब बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज़ ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस not living things but surely living reactions, cellular organization of the body is the defining feature of life forms। ठीक है, ये इसका डिफाइनिंग फीचर होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि हमारी एक और एबिलिटी होती है टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इफ़ एनीवन prick the pin to us, we remove the hand away from that। ठीक है, कोई हमें पिन चुभाएगा तो हम पीछे हटा लेंगे हाथ, तो ये हमारा एबिलिटी होती है टू सेंस एनवायरनमेंट एंड टू रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। सो इसमें हम क्या देखेंगे, वी सेंस द एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन में आई आता है, जिसमें हम परसेप्शन ऑफ लाइट को हम परसेप्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा ईयर आता है, जो साउंड वेव्स होती हैं वो ईयर के थ्रू आती हैं। यह हमारा अल्फेक्शन नोज़, जिसमें हम सेंस ऑफ स्मेल कैरी करता है। फिर हमारा आता है टंग, जिसमें हम टेस्ट, जो टेस्ट बड्स होते हैं, पैपिले होते हैं, हम टेस्ट को रिकग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल इशूज़। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये याद रखना, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाई। जैसे कोमा पेशेंट होता है, कभी कभी पेशेंट कोमा में चला जाता है, तो जो कोमा पेशेंट होता है वो ब्रेन डेड होता है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता स्टिमुलाई को। अगर तुम उसको पिन चुबाओगे, जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, वो डैमेज हो जाती है, तो उसको कोई भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं दिखता है। तुम उसको पिन चुबाओगे, वो अपना पैर पीछे की तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि दे डू नॉट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, वो ब्रेन डेड होते हैं। ठीक, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि the properties of tissue are not present in the constituent cells but arise as a result of infection among the constituent cells। ठीक है, जो टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी होती है वो किस सेल से बना है वो डिसाइड नहीं करता है, जो डिफरेंट सेल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, उस पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू। ठीक है, सो देखो ये है पार्ट 1। पार्ट 1 मैंने बस तुम्हें समझाया है, कुछ चीज़ें समझाई हैं, बेसिक लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस और लिविंग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो
वो तुम याद रखो। आखिरी में मैं ये 4 लाइनों में समरी बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो लिविंग क्या होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वही रिप्रोडक्शन, इवॉल्विंग मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब वही कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. Story of life on the earth means the evolution, how different organism evolves, how different man evolves, ठीक है। biology which gives you the account of life, which tells you the main difference between a living and the non living. so ठीक है, इसको तुम देखो, समझो, और पार्ट 2 कल आएगा। पार्ट 1 डाल रहा हूँ। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।